सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। भूल चूक भी इंसान से होती है, वो बदस्तूर दोस्ताना अंदाज में बोला। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे से हाथ मिला लें? इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मुझे तुम्हारी दोस्ती के जरिए कोई फायदा नहीं उठाना, मैंने तुर्श रवि से जवाब दिया। नफ़ा और नुकसान मुकद्दर की बात होती है, तुम्हारी दोस्ती मेरे हालात को तब्दील नहीं कर सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुमसे क्षमा मांगने को भी तैयार हूँ। ये तुम नहीं, कोई और ताकत बोल रही है जिसने तुम्हारे जहन को इस वक्त अपने कब्जे में कर रखा है। मैं समझा नहीं तुम किस ताकत की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता, इसलिए कि मेरे पास अब फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा, बोशन ने सपार लहजे में कहा। तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचाए हैं। मेरे बेहतरीन साथियों को मौत के घाट उतारा है। मैं उनकी गुजरी बातों को भूल भी सकता हूं। तुम इसे याद रखो, फिर भी मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैंने नफरत का जवाब दिया। मुझे तुम्हारी माता की बीमारी की खबर मिल चुकी थी। मैं तुम्हारे दुख में शरीक होना चाहता था, लेकिन शायद उस वक्त मेरा सामने आना मुनासिब नहीं था। मिस्टर सराज, बोशन ने सराज को मुखातब किया, क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे? ये आप दोनों का जाती मामला है, सराज ने पहलू बदल का जवाब दिया। मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि अब तक मेरे कितने साथियों को ठिकाने लगाया जा चुका है? हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन उसका कोई ऐनी गवाह नहीं और कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं। मुझे मालूम है। बोशन की निगाहों की वीरानी दूर होने लगी और उसके तेवर बदलने लगे। उसका कद फिर बुलंद होने लगा। उसने बड़े रूखेपन का इजहार किया। तुम शहबाज खान के मुकाबले में मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दोगे। तुम्हारा मेरे इलाके में चारण संभालना इस बात की दलील है कि तुमने किसी ऊंचे दर पर हाजिरी लगाई है, लेकिन ये मत बोलो कि बोशन के हाथ भी लंबे हैं, जिसका तमाशा तुम पहले भी देख चुके हो। मिस्टर बोशन, सराज का लहरा जर्द हो गया। आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की मौजूदगी में मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम बोशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बोशन, मैं बर्दाश्त न कर सका। तुम भूल रहे हो कि इस वक्त तुम मेरे आपस में मौजूद हो। मैं तुम्हें मिस्टर सराज के साथ किसी किस्म की लान तरानी करने की इजाजत नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाने को तैयार हूं, लेकिन मिस्टर सराज, बोशन ने हॉर्न काटते हुए कहा, मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि बोशन पर हाथ डालना उन जैसे बच्चों का खेल नहीं। बोशन, सराज गुस्से में उठ खड़ा हुआ, मुझे इस बात पर मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दूं। इसका नतीजा जानते हो? बोशन ने बड़े सुकून से जवाब दिया। एक बार तुम्हें छुट्टी पर जाना पड़ा है, हो सकता है कि इस बार मेरा एक इशारा हमेशा के लिए तुम्हें रुखसत पर जाने पर मजबूर कर दे। गेट लास्ट, मैंने तेजी से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर बोशन पर तानते हुए सफाक लहजे में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा नापाक वजूद ही हमेशा के लिए खत्म कर दूं। प्लीज मिस्टर सबाद, सराज ने सिचुएशन को महसूस करते हुए मुझे समझाने की कोशिश की। पिस्तौल वापस जेब में रख लें, हमें अपनी तरफ से कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी चाहिए। बोशन मुझे बड़ी खौनख्वार नजरों से घूरने लगा, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे वो बेहद नरम पड़ गया। हम कारोबारी लोग हैं मिस्टर शहबाज, हमें एक दूसरे के फायदे का ख्याल रखना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ज़हर खान से बोला, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग किसके कब्जे में है, लेकिन अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बोशन ने मशीनी अंदाज में पूछा। उसकी कैफियत इस वक्त किसी ऐसे रोबोट से मुख्तलिफ नहीं थी जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में हो। दूसरी नादीदा शख्सियत कालका के सिवा किसी और की नहीं हो सकती भी। मैं बार बार फैसला बदलने का आदी नहीं हूं, मैंने इंतहाई हकारत से उसे धत्कारते हुए कहा।
तुम्हारे लिए अब बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरे आफत से बाहर निकल जाओ। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा। सिराज ने भूषण को समझाने की कोशिश की। शहबाज खान, मेरे जहन में कालका की आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि भूषण तुम्हारे पास आकर अपनी गलती का इकरार करेगा और तुम उसे वक्ती तौर पर क्षमा कर दोगे। तुमने ये भी कहा था कालका देवी कि ये बेगैरत और दोगला शख्स मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। मैंने जहन में कालका को कोरा सा जवाब दिया। हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अफसर की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। कालका ने कहा, तुम अपने मित्र को दफ्तर से बाहर भेज दो। भूषण तुम्हारे चरण छूने को भी तैयार हो जाएगा या तुम उसे मजबूर करोगी। एक ही बात है, दोनों सूरतों में विजय तुम्हारी ही होगी। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। मैंने टका सा जवाब दिया। मैं सिराज को जाने के लिए नहीं कहूंगा, ये उसकी तौहीन होगी और मैं भी इस बात को पसंद नहीं करूंगी कि भूषण और तुम्हारे बीच कोई गवाह बने। बहुत खूब, मैंने इस्तहज़ाइया अंदाज इख्तियार किया। क्या तुम्हारी काली कुव्वत भी अब गवाही और शहादत से डरने लगी है? शहबाज खान, तुम कालका को नाराज करके बड़े खसारे में रहोगे। कालका की आवाज में किसी जख्मी नाखन की फुंकार थी। नफा और नुकसान की बात मत करो, मैं जहर खान से बोला। माँ की बीमारी के सब्र आजमा तजर्बे ने मुझे कुदरत की कारीगरी के बहुत सारे रंग दिखा दिए हैं। क्या तुम इसमें भी मेरा हाथ समझ रहे हो? नहीं, मैंने तेजी से कहा। मैं तुम्हारे धर्म और देवी देवताओं के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। देवमालाई कहानियों में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर यकीन रखता हूँ कि मौत और जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तुम कह रहे हो? तुम? कालका ने हैरत से पूछा। तुम्हारे कारण तो मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। क्या तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए? मुझे इस वक्त कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करो कालका रानी। शायद इस वक्त तुम्हारी कोई बात भी मेरे दिल को नहीं लगेगी। फिर मैं क्या समझूं? क्या तुम कालका से अपने तमाम पुराने संबंध तोड़ देना चाहते हो? मेरे जख्मों को खरीदने की कोशिश मत करो। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कोई अहदो पैमान नहीं कर सकता। कालका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यकीनन मेरी जहनी कफियत का अंदाजा लगा रही होगी। भूषण बदस्तूर अपनी जगह खड़ा सिराज को सपाट नजरों से घूर रहा था। कालका खामोश हुई तो उसने सिराज से कहा, मैं हालात के तहत तुम्हारा मशवरा मान लेता हूँ माय डियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, लेकिन एक बात याद रखना, भूषण से दुश्मनी लेकर तुम सुकून का एक सांस भी नहीं ले सकोगे। इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। सिराज ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, एक पुलिस अफसर होने की वजह से मुझे हर वक्त खतरात में गिरा रहना पड़ता है। किसी नीच दुश्मन की सनसनाती हुई गोली किसी वक्त भी मेरे जिस्म में एक खूनी रोशनदान बना सकती है, लेकिन मैं अपने खुदा के अलावा कभी किसी और से खौफजदा नहीं हुआ। जिनके हाथ साफ हों वो किसी से खौफ खाने के आदी नहीं होते। तुमने हमें यच कहा है। भूषण की निगाहों में वीरानी फिर छटने लगी। मैं समझ रहा था कि कालका उसके साथ धूप छांव का खेल खेल रही थी। जितनी देर भूषण के असाब पर अपना तसल्लुत बरकरार रखती, वो खाकसारी के अंदाज में गुफ्तगू करने लगता, और फिर जब वो कालका की नादीदा कुव्वत की कैद से आजाद हो जाता तो उसके अंदर छुपा हुआ एक कमीना खसलत इंसान बेदार होने लगता। वो सिराज को कहर आलूद नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि भूषण तुम्हारे साफ हाथ को गंदा भी कर सकता है। मैं ऐसे मौकों का मुंतजर रहूंगा। सिराज ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। तो मिस्टर शहबाज खान, भूषण मेरी जानब पलटा, तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझे फोन करके यहाँ आने की दरख्वास्त क्यों की थी? सिर्फ ये बताने की खातिर कि तुम मेरी एक फोन कॉल के ज़ैर असर भी मेरा हुक्म मानने पर आमादा हो सकते हो। मैंने उसकी जहनी हालत को महसूस करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भूषण की बेइज्जती का हिसाब अपने खून से चुकाना होगा। ख्याल है तुम्हारा? मैं जहर खान से बोला, अभी मेरा खून इतना गंदा भी नहीं हुआ जो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना मेरे लिए ज़रूरी हो। और ये बात भी समझ लो कि बेइज्जती भी हमेशा उसी की होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं देखूंगा कि अब भूषण के हाथों से तुम्हारी मौत के दरमियान कौन आने की कोशिश करेगा। उसने नफरत से जवाब दिया और फिर सिराज को घूरता हुआ बाहर निकल गया। क्या भूषण पागल हो गया है? सिराज ने उसके जाने के बाद कहा। उसका मौजूदा तर्ज अमल मेरे लिए हैरत अंगेज ही था। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त किसी तागूती कुव्वत के ज़ैर असर था। क्या मतलब?
बोशन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे यहाँ आने पर किसी और ने मजबूर किया था। किसने? सिराज ने हैरत से पूछा। इसमें भी इस कदर हैरत की क्या बात है कि आपने इससे बेशतर इस किस्म के खेल तमाशे अपनी आंखों से नहीं देखे। ओह आई सी, गोया फिर कोई नादीदा ताकत हमारे खिलाफ बोशन की मदद कर रही है। हो सकता है ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि हवाओं और उन अनदेखी स्याह कुव्वतों से लड़ना मुमकिन नहीं। सिराज ने पहलू बदला। पहले भी हम अपनी बेबसी का तमाशा देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपनी जगह कायम हैं, मैंने संजीदगी से कहा। बातिल कुव्वतें रहमानी कुव्वतों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकती। हमें अपने खुदा और अपने ईमान के अलावा अपनी कुव्वते बादू पर भी भरोसा रखना चाहिए, इसलिए कि मायूसी गुनाह है। सिराज मेरे पास ज्यादा देर नहीं रुका और बोशन के बारे में कुछ देर तक बातें करने के बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैंने थके हुए अंदाज में कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। कालका का मनहूस वजूद मेरी निगाहों में किसी भयानक साए की मांद लर्ज रहा था और मैंने शंकर के कहने पर उसे मूर्ति की शक्ल में बरामद किया था। वो मेरी एहसान मंद थी और मुतअद्दिद मौक़ों पर उसने बिलाशुबा मेरी मदद की। अक्सर मुझे मौत के मुंह में जाते जाते बचाया, लेकिन बोशन के सिलसिले में वो मुखालफत पर कमर बस्ता रही थी। आखिर क्यों? दोपहर को नदीम मेरे दफ्तर आ गया। बुझा बुझा लग रहा था, लेकिन उसे मेरी हालत का एहसास था। उसे देखकर मैंने दिल का कुछ बोझ हल्का करने की खातिर तमाम हालात से आगाह कर दिया। मेरी एक बात मानोगे? वो संजीदगी से बोला। तुम सुकून और आराम से बिजनेस की समझ ध्यान दो। बोशन का मामला अब मेरे हवाले कर दो। मैं जानता हूं कि इस टाइप के आदमियों से किस तरह डील किया जाता है। कालका उसकी मदद कर रही है, मैंने कहा। वो मुझसे भी नाराज हो गई। सब कुछ भूल जाओ, अपने ज़हन पर कोई बोझ मत डालो। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। बोशन का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसे मैं ही अदा करूंगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक मुआहदा करना होगा। तुम दोबारा करीम को साथ लिए बगैर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, मैंने इकरार कर लिया। और उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और मैंने रसूल उठा लिया और फिर उसे नदीम के हवाले कर दिया। तुम्हारी कॉल है। नदीम रसूल मेरे हाथ से लेकर गुफ्तगू करने लगा। वो सिर्फ हाँ हूँ और ठीक है की हद तक दूसरी जानब से कही जाने वाली बातों का जवाब देता रहा और मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे के तासरात बदल रहे थे। उसके असाब में एक नाखुशगवार तनाव की कैफियत साफ नजर आ रही थी। और फिर उसने बड़ी सर्द लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मेरे आदमी पूरी तरह चौकस हैं। किसका फ़ोन था? मैंने रसूल नदीम के हाथ से लेते हुए संजीदगी से दरियाफ्त किया। बोशन के कुछ सर फिरे आदमी नीचे तुम्हारी उस इमारत के आसपास मंडला रहे हैं। क्या मतलब? कमीने दुश्मन को ऐसे ही मौक़ों की तलाश रहती है। नदीम ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। हो सकता है कि तुम्हारी कालका रानी ने उसका इत्माम पहले से कर रखा हो कि तुम्हारे इनकार के बाद बोशन की जानब से क्या रद्द अमल होना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरा मतलब है तुम्हारे आदमियों को इस बात का अंदाज़ा किस तरह हुआ कि वह बोशन के आदमी हैं। बशीरा माची के अंजाम के बाद बोशन ने एक नए मिस्ट्री शीटर की खिदमात हासिल कर ली हैं, नदीम ने कहा। तुमने शायद कभी पहलवान राशिद खान का नाम सुना या पढ़ा होगा। बड़ा नामी ग्रामी पहलवान था, लेकिन फिर औरतों के चक्कर ने उसे गलत राह पर डाल दिया। कुछ दिनों गायब रहा और फिर दोबारा मंजरे आम पर आया तो वो राशिद खान की बजाय रक्की बन गया। कत्लो गारत गरी, अगवा बराए तावान और कई खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के सिलसिले में वो एक दो बार पकड़ा भी गया। उसके खिलाफ संगीन नोयत के इल्ज़ाम थे। एक दो शहादतें भी थीं जो उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकती थीं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आ सकी। रुकी के गिरोह के खतरनाक आदमियों ने उन शहादतों को और अदालत के कटहरे तक पहुंचने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। रुकी की सरपरस्ती कुछ गलत किस्म के सियासी लोग भी कर रहे थे, इसलिए कि वह अदम सबूत की बिना पर बच गया। एक ज़माने में वो बशीरा माची और राजन के लिए भी काम कर चुका है और अब बोशन ने उसे खरीद रखा है। गोया रुकी भी उन लोगों में शामिल है जो नीचे मेरी मौत के सिलसिले में घात लगाए बैठे हैं। फिक्र मत करो, मेरे आदमी इस इमारत में दूर ही रहेंगे और अगर उसने कोई हमाकत की तो फिर उसी का वही अंजाम होगा जो ऐसे मौक़ों पर हुआ करता है। क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम उस मुकाबले की नौबत आने से पहले ही सराज को हालात से मतला कर दें?
मैं भी तुम्हें यही मशवरा देने वाला था। मैंने रसूल उठाकर सिराज के नंबर डायल किए। वो मुझे अपने दफ्तर में ही मिल गया और मेरी जुबानी तफसील सुनने के बाद उसने बड़ी संजीदगी से कहा, फिलहाल आप 10, 12, 15 मिनट तक हालात को काबू में रखने की कोशिश करें। इस अरसे में मैं खुद अपने सादा लिबास वालों के साथ पहुंच रहा हूं। क्या रुकी आपको पहचान नहीं लेगा? मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा। दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया। नदीम के मना करने के बावजूद मैं उठकर उस राहदारी तक पहुंच गया जिसकी खिड़की से नीचे देखा जा सकता था। उस वक्त वहां खासी चहल पहल थी। नदीम भी मेरे साथ था और उसकी उकाबी नजरें भी नीचे सड़क पर लोगों के हजूम में मंडला रही थीं। और फिर उसने मुझसे कहा, इस स्याह जैकेट और फ्रेंच कट दाढ़ी वाले को देख रहे हो जो सामने बुक स्टॉल पर किताबों को उलट पलट रहा है? क्या यही रुकी है? हाँ, लेकिन इस वक्त ये अपने असली रूप में नहीं है। मेकअप में खासी महारत और सूझबूझ रखता है, इसलिए पुलिस अक्सर धोखा खा जाती है। मैं स्याह जैकेट वाले को देखता रहा। ज़ाहरी तौर पर एक पढ़ा लिखा, शरीफ और खुश लिबास जवान लग रहा था। किताबों को वो बड़े इन्हमाक से इस तरह देख रहा था जैसे खासी काबिलियत रखता हो। और फिर अचानक मेरी नज़र उस स्याह दाढ़ी और मूंछों वाले पर जम गई जो 3 पीस सूट में बुक स्टॉल के करीब ही एक दूसरी दुकान पर आकर रुका था। मैं उसे शायद पहले भी कहीं देख चुका था। फिर उसने एक बार घूम कर देखा और मैंने उसे शिनाख्त कर लिया। ये वही नौजवान था जिसे मैं नदीम के ऑफिस में भी देख चुका था। नदीम ने मुझे बताया कि वो गूंगा है और मैं उसे जानता हूं, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं सका था। ये स्याह दाढ़ी वाला जो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मौजूद था, एक ही आदमी समझो, नदीम ने तेजी से जवाब दिया। बड़ी खूबसूरती और महारत से इस तरह अपना काम कर गुजरता है कि खुद उसके शिकार को भी खासी देर बाद एहसास होता है कि वो जख्मी है। क्या ये हकीकतन गूंगा है? ये ज़माना गूंगे और बहरों के लिए ही ज़्यादा मुनासिब है, जो जबरन तशद्दुद के खिलाफ भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। मैंने नदीम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुकी ने बुक स्टॉल से हटकर एक सिगरेट सुलगाई और फिर उसने बाएं जनब देखकर गर्दन की खफीफ जुम्बश से उस इमारत की तरफ इशारा किया था जिसमें हम मौजूद थे। और मैंने तेजी से नजर घुमाकर देखा। बाएं जनब थोड़े फासले पर एक और पिस्ता कद शख्स मौजूद था। वो यकीनन रुकी ही के गिरोह से ताल्लुक रखता था और रुकी के इशारे के जवाब में उसने असबात में गर्दन को जुम्बश दी और फिर इस तरह दस्ती घड़ी को देखने लगा जैसे वक्त देख रहा हो। इस अरसी में दाढ़ी और मूछे वाला भी फुटपाथ के किनारे आकर रुक गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी का मुंतजिर हो। और मेरा ख्याल है कि अब रुकी और उसके आदमी इमारत में दाखिल होने के लिए पर तोल रहे हैं, मैंने नदीम से कहा। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसकी जिम्मेदारी भी उनके ही सर होगी। नदीम ने बदस्तूर बेपरवाही से जवाब दिया, एहतियातन तुम अपने गार्ड से कहो कि वो भी दरवाजे के बाहर इधर उधर पोजीशन संभाल लें, लेकिन किसी मुकाबले या गोली चलाने की जहमत उस वक्त तक ना करें जब तक हमारी तरफ से कोई सिग्नल ना मिले। मैंने नदीम के मशवरे पर अमल करने में देर नहीं लगाई। गार्ड्स को जरूरी हदायत जारी करने के बाद मैं वापस खिड़की के करीब आया तो नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सरार साहब भी अब खासे ज़हीन होते जा रहे हैं। क्या मतलब? वो सफेद रंग की गाड़ी देख रहे हो जो सुपर स्टोर के सामने खड़ी है? नदीम ने मुझे इशारे से गाड़ी दिखाते हुए कहा, यह पुलिस की वो कार है जो खास मौकों पर ही इस्तेमाल में लाई जाती है। इसकी नंबर प्लेट्स भी बार बार तब्दील होती रहती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। क्या तुमने इस गाड़ी से किसी को उतरते देखा था? हाँ, पिछली सीट से 2 अफराद उतरकर सुपर स्टोर में दाखिल हुए हैं, लेकिन उनमें से तुम्हारे सरार साहब शामिल नहीं थे और मेरा ख्याल है कि वो अब भी गाड़ी के अंदर बैठे हालात का जायजा ले रहे होंगे। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि नीचे से यकलख्त फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। जो लोग आपस में बरसरे पेकार थे वो ऊपर से नहीं दिखाई दिए और गोलियों की होलनाक तड़तड़ाहट के साथ ही बाजार में भगदड़ मच गई। दुकानों के शटर तेजी से नीचे गिरने लगे। सुपर स्टोर के अंदर भी शटर को बंद कर लिया गया था और हर तरफ मौत का खौफ तारी था। लेकिन रुकी अभी तक उसी तरह सामने फुटपाथ पर खड़ा था जैसे वह पॉप म्यूजिक सुन रहा हो। 3 पीस वाला गूंगा बड़ी तेजी से उस साइड स्ट्रीट में दाखिल हुआ जो निसफ दायरे में इमारतों के अतराफ से घूमकर मेरे दफ्तर वाली इमारत पर भी आती थी। अचानक एक शख्स सुपर स्टोर का शटर ऊपर करके बाहर निकला।
वो बज़ाहिर बौखलाया हुआ नजर आया और इसीलिए बेदहानी में रुकी से टकरा गया था, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज ही था। रुकी के सीधे हाथ को मामूली सी जुम्बश हुई और फिर वो शख्स जो उससे टकराया था लहू लहान होकर फुटपाथ पर ढेर हो गया। सफेद गाड़ी से सिराज और एक और शख्स बरामद हुआ, लेकिन इस अरसे में रुकी किसी छलावे ही की तरह गायब हो चुका था। वो बच कर निकल गया, नदीम ने हथेली मलते हुए कहा, और फिर वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ लपका और मैंने भी उसकी पैरवी में देर नहीं लगाई, मगर जितनी देर में हम नीचे पहुंचते खेल खत्म हो चुका था। दो लाशें इमारत के दरवाजे पर आपस में गुड़ मुड़ दिखाई दे रही थीं और करीब ही एक शख्स को 3 आदमियों ने पूरी तरह जकड़ रखा था। वो जख्मी होने के बावजूद खुद को उनसे छुड़ाने की जदोजहद कर रहा था। हम भी दूसरे तमाशबीनों में शामिल हो गए। सिराज इस वक्त दोनों लाशों का मुआयना करने के बाद उस शख्स को तेज नजरों से घूर रहा था जिसे उसके सादा लिबास वालों ने काबू कर रखा था। हम सिराज से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन हमने मसलतन उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो उस शख्स को घूरते हुए बोला, और मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ कि तुम राजा हो, जुराइम की दुनिया के बेताज बादशाह, लेकिन अब मैं तुम्हारी ताजपोशी पूरे धूमधाम से करूंगा। राजा मौत से नहीं डरता डिप्टी, तुम ये तड़ियां किसी नामर्द बदमाश को देना, वो हकारत से बोला, लेकिन उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने मुंह के अंदर कोई शय दबा रखी हो। ये दोनों तुम्हारे साथी थे? सिराज ने लाशों की समझ इशारा किया। हाँ, लेकिन इनका वक्त पूरा हो चुका था। रुकी भी तुम्हारे साथ था। मैं किसी रुकी या विक्की से वाकिफ नहीं हूँ, उसने नफरत से जवाब दिया। मुझे मालूम है कि तुम लोग ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट के बगैर अपनी जुबानें नहीं खोलते। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। राजा ने सिर्फ एक बार तुम्हारी जेलों का मुआयना किया था, लेकिन तुम्हारे हवालात और जेलें मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए कि वहाँ राजा महाराजा के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त कर दूंगा। सिराज ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो राजा को डंडा डोली करने के इरादे से उसे मजीद काबू करना चाहते थे, लेकिन राजा उनके हाथों में झूल कर रह गया। उसकी गर्दन पल भर में ढलक गई और मुंह से झाग निकल रहा था और जिल्द की रंगत तेजी से बदल रही थी। शायद उसने अपने जबड़ों के पीछे कोई जहरीला कैप्सूल दबा रखा था, जिसे चबाते ही वो दूसरी दुनिया के सफर पर परवाज कर गया। सिराज तलमला कर रह गया। उसके हाथों से फिर एक अहम सबूत आते आते फिसल कर निकल गया। सिराज और मेरी निगाहें बस एक लम्हे को चार हुई और फिर नदीम ने मुझे ऊपर चलने का इशारा किया और मैं उसके साथ हो लिया। मैंने अतराफ में नजरें दौड़ाई। दाढ़ी, मूंछें और 3 पीस में मलबूस शख्स मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। नदीम कुछ देर बाद चला गया तो मेरा जहन फिर बोशन के बारे में उलझने लगा। कामनी दत्त का मुतजाद बयान, दफ्तर वालों की गलत बयानी और बोशन का सिराज की मौजूदगी में मेरे दफ्तर आना, ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था। ऐसी सूरत में जबकि खुद मैंने बोशन को अपने हाथों से मारा, वो दोबारा किस तरह जिंदा हो गया? क्या कालका ने उसके मुर्दा जिस्म पर अपना तसल्लुत जमा लिया था? जख्मी होने की सूरत में भी उसे किसी अस्पताल में ज़ाहिर इलाज होना चाहिए था और मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि बराह रास्त बोशन से उसके बारे में इस किस्म के सवालात करता। सिराज ने भी गालबन इसीलिए बोशन को इस मौजू पर छेड़ने की कोशिश नहीं की और अब नदीम की इतला के मुताबिक हिस्ट्री शेटर रुकी और उसके आदमी मेरी जान के दुश्मन बन गए और मैं हालात को जितना समेटने की कोशिश करता वो उतना ही फंसे जा रहे थे। नदीम को पहले ही इस बात का इल्म था कि बोशन मरा नहीं और मैंने इन बातों से यही अंदाज़ा लगाया। बहरहाल हर सूरत में यही सवाल पैदा होता था कि वो शख्स कौन था जिससे मैंने बोशन के आफस में जहन्नम में रसीद किया। कालका मुझसे इसलिए खफा थी कि मैं उसके समझाने के बाद बोशन से क्यों टक्कर ली थी और मेरे इस्तग़फ़ार पर उसने बोशन की मौत के बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि जो कुछ मेरी निगाहों ने देखा वो एक नाटक से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। वो इन तमाम बातों के पीछे कालका की पुरअसरार शख्सियत और उसकी काली कुव्वतों का हाथ था। मैंने कुछ सोचकर सिराज से राब्ता कायम किया। मुझे अफसोस है कि एक बार फिर बोशन के शिकारी कुत्ते हमारे हाथ आते आते किसी बाम मछली की तरह फिसल कर हाथों से निकल गए और दूसरी जानब से सिराज ने राब्ता कायम होने के बाद कहा, रुकी ने मेरे एक सादा लिबास आदमी को बुरी तरह जख्मी कर दिया और राजा, शायद उसे पहले से हदायत कर दी गई थी कि किसी सूरत में भी पुलिस या कानून के शिकंजों में फंसने से गुरेज करे।
اس کی पोस्ट मार्टम की क्या रिपोर्ट है? मैंने पूछा। उसके मुंह में रखा हुआ जो कैप्सूल चबाया था उसके अंदर डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा खतरनाक और सरीहुल असर जहर मौजूद था जो इंसान को पल भर में जिंदगी की कैद से आज़ाद कर सकता है। और वो दो लाशें, वो दोनों भी रुकी के साथियों में से थे और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कई वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। सिराज ने कहा और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, एक सवाल मेरे जहन में कुलबुला रहा है। हालात की इतला आपने मुझे दी, लेकिन आपको इसकी खबर किसने दी? मेरे खुफिया गार्ड ने, जो इमारत के बाहर भी मोहतात रहते हैं। मैंने नदीम का नाम लेने की बजाय कहा। बस इत्तेफाक ही समझ लीजिए कि एक गार्ड की नज़र रुकी पर पड़ गई, जो मेकअप में होने के बावजूद उसकी नज़र में आ गया। कुछ और लोगों की नकलो हरकत पर शुबा होने के बाद मैंने फौरी तौर पर आप ही को इतला दी। आप गार्ड्स को हदायत कर दें कि वो इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखें। मैं समझा नहीं। रुकी के गिरोह के दोनों अफराज यकीनन आपके गार्ड्स की गोलियों का निशाना बने हैं। क्या मतलब? मैंने हैरत का इजहार किया कि आपके साथ आने वाली पार्टी से उनका टकराव नहीं हुआ था, लेकिन मैं चौंका। मुजरिमों को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, इसलिए मैंने बड़ी सख्ती से ताकीद कर दी कि किसी को जान से ना मारा जाए। और ये भी हो सकता है कि उन दोनों को पुलिस के नरगे में देखने के बाद रुकी ही कि अपने ही किसी आदमी ने, मुमकिन है यही हुआ हो, लेकिन दोनों सूरतों में आपके गार्ड्स को ज़ुबान बंद ही रखनी चाहिए। बोशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने रुख बदल कर कहा। क्या उसे ज़िंदा देखकर आपको हैरत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे वो नाकाबिल यकीन वारदातें भी याद आ गईं जो मेरी मौजूदगी में बकौल आपके तागूती और गंदी कुव्वतों का चमत्कार थीं। सिराज ने संजीदगी से जवाब दिया, और मैंने आपसे इस शक का इजहार भी किया कि हालात के पेश नज़र भी यही कहा जा सकता है कि ताकतवर और मजबूत पुश्त पनाही के बगैर बोशन अपने लंबे हाथों के बावजूद आपके आपस में आकर बकवास करने की हिम्मत कभी ना करता, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि मैं भी मौजूद था। मिस्टर सिराज, मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। हालात की सितम ज़रीफ़ियों ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया है, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होकर किसी भी वक़्त छलक सकता है। नहीं, मैं आपको फ़िलहाल इसका मशवरा नहीं दूंगा। आप एक ज़िम्मेदार पुलिस अफीसर भी रह चुके हैं और अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आम शहरियों को कानून अपने हाथों में लेने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं होती, लेकिन मैं उससे मुस्तना हूँ। मेरा लहजा तलख हो गया। अब मैं एक आम शहरी होने की बजाय एक ऐसा टारगेट रह गया हूँ जिस पर चारों अतराफ से निशाना लगाया जा रहा है, और आपका कानून भी उसका कोई तदराक नहीं कर सका। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। लेकिन खुदा ने यह भी कहा है कि कोई शख्स अगर तुम्हें इसी बुलंद इमारत से नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहा हो तो तुम अपना इत्तफा भी कर सको। कुछ दिनों और सब्र कर लो, हो सकता है कि बोशन के खिलाफ कोई अहम सबूत तलाश करने में कामयाब हो जाऊं। बहरहाल मैंने आपको अपनी जहनी कैफियत से आगाह कर दिया है। अब मैं ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने सिलसिला मुंतक़िल कर दिया। मेरे अंदर का हैवान आहिस्ता आहिस्ता जागने की कोशिश कर रहा था। दुनिया में कोई शख्स माँ के पेट से अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हालात के नशीबो फराज से किसी हकीर तिनके की तरह अपने तेज बहाव में शामिल कर लेते हैं, और वह जिस सोसाइटी और जिस माहौल में परवरिश पाता है उसके सांचों में ढल कर रह जाता है। और मैंने दुनिया में बेशुमार ऐसी मिसालें देखी जहां माँ और बाप दोनों हिमा वक्त सजदे में पड़े उसकी रहमतों से उम्मीद लगाए रखते हैं, लेकिन उनकी औलाद कलाशन कोफ हाथों में लिए कत्लो गारत में मसरूफ़ रहती है। कहीं उसके बरअक्स यही होता है। स्याह सफ़ेद का ये चक्कर अज़ली से कायम है और अब तक यूं ही चलता रहेगा, और वो ज़वाल के किस्से क़यामत तक नई नई मुश्किलें इख्तियार करके सामने आते रहेंगे। और मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई उसका इल्म मेरी इस दास्तान पढ़ने वालों को बखूबी है, लेकिन हालात का गिराफ अब मेरे अंदर भी तोड़ फोड़ रहा था, और मेरी कैफियत दलदल में फंसे हुए उस शख्स जैसी थी जो गलाजत से बाहर निकलने के लिए जितना हाथ पांव मारता है उतना ही उसके अंदर की जानब धंसता चला जाता है। कालका की मुखालफत मेरे लिए एक चैलेंज थी। उसे किसी तरह इसका इल्म हो गया
कि रहमानी कुव्वतें मुझसे रूठ गई हैं। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। कंबल पोश बुजुर्ग ने एक तवील अरसे के बाद सामने आकर मुझसे अपनी करामाती संदली अंगूठी की वापसी का मुतालबा किया और माँ की मौत का इशारा भी मुझे उसी तरफ से मिला था। इस सितम ज़रीफ़ी में भी कालका ही की कमीनगी शामिल थी और उसी ने मुझे मारूफ की ख्वाबगाह तक पहुंचाकर मेरे कदमों को डगमगा दिया था। वो गालबन जानती थी कि रहमानी कुव्वतें गुनाह करने वालों से मुंह मोड़ लेती हैं। वो मुझे अपने इशारों पर नचाने की ख्वाब देख रही थी, लेकिन मैं ये फैसला कर चुका कि उसका महकूम बनने की बजाय मौत ही को तरजीह दूंगा। उसने मुझे तमाम ज़माने में रुसवा करने की खातिर कुछ ऐसे तस्वरी सबूत भी जमा कर लिए जो मारूफ की हमाकत का नतीजा थे, लेकिन उसे भी कतई तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो रकीक हरकत या खिदमत अंजाम देने की खातिर उसे भी कालका ही की पुर इसरार कुव्वतों ने उकसाया होगा, और फिर उसके सेब से उन तस्वीरों का हसूल भी कालका की कुव्वत के लिए कोई मुश्किल नहीं था। किस सोच में गुम हो मेरे अजीज। मेरे कानों में एक मानूस आवाज़ उभरी और मैंने तेजी से निगाहों का जाविया तब्दील किया। वो मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। लेडी मकलानस अपने उसी पुराने लिबास में दरवाजे के करीब खड़ी मुझे देख रही थी। तुम क्यों, क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर तअज्जुब हो रहा है? उसने मैली खेद अंदाज में जवाब दिया और फिर मेरे सामने आकर बैठ गई। कालका की कुव्वतों को फिर इस बात का इल्म हो सकता है कि तुम मेरे दफ्तर में मौजूद हो। ऐसी सूरत में हो सकता है कि वह फिर तुम्हें नागनों और जहरीले सांपों के शिकंजे में जकड़ कर बेबस कर दे। और मैंने उसे घूरते हुए कहा, पिछली बार तुम कालका की गफलत से फ़ायदा उठाकर फरार हो गई थी। वो उकाब बनकर तुम पर झपटी थी, लेकिन शायद तुम उसकी रसाई से पहले ही मकलानस केसल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कालका ने मुझसे यही कहा था कि उस तिरस्मी हिसार को नहीं तोड़ सकी जो तुमने अपनी रिहाइशगाह के अतराफ कायम कर रखा है। मुझे मालूम है, लेडी मकलानस ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो भी एक नाटक ही था जो तुम्हारी कालका देवी ने तुम्हें जहनी तौर पर मफलूज करने को रचाया था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मुझे मालूम है कि तुम क्या बात कहोगे। वो यक लक संजीदा हो गई। यही ना कि अगर वो सिर्फ नाटक था तो मैंने तुम्हें कबल अज वक़्त उसकी इतला क्यों नहीं दी, या फिर कालका की सरकूबी के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किया। मेरी जगह कोई और होता तो उसके जहन में भी कुछ ऐसे ही सवालात ज़रूर उभरते। मैं फ़िलहाल तुम्हें अपनी खामोशी की वजह बताने से कासर हूँ, इसलिए कि हो सकता है कालका की गंदी कुव्वतें रूह कहीं आसपास मंडला रही हो, और मैं नहीं चाहती कि उसे कबल अज वक़्त इस बात का अंदाज़ा हो कि मैं उसे काबू करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर रही हूँ। ये जवाब मेरी तसल्ली के लिए नाकाफ़ी है, मैंने दिल बर्दाश्ता होकर जवाब दिया। वक़्त और हालात ने मुझे अपने साए से भी मुहतात रहने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम्हारी बेबसी कालका का कोई नाटक था तो तुम उसका ड्राव सीन भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब हालात जो सूरत इख्तियार कर रखी है शायद उनसे ना वाकिफ हो। ये तुम्हारा अपना ख्याल है, वरना लेडी मकलानस की निगाहें ज़मीन के अंदर छुपे हुए राज को भी पा लेती हैं। वो बेहद संजीदगी से पुर एतमाद लहजे में बोली, मुझे इल्म है कि अब कालका बोशन के मुकाबले पर तुम्हें कमज़ोर करने की खातिर अपने दाव पेच लड़ा रही है, और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि बोशन तुम्हारे हाथों मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर तुम्हारे आफस तक आ गया था। कालका ने कहा था कि वो भी एक नाटक ही था। उसने ठीक कहा था। तुमने जिस बोशन को मारा वो तुम्हारी निगाहों का फरेब था। कालका ही ने बोशन की आवाज़ में 10 मिनट इंतज़ार करने को कहा था, और फिर वो बोशन के रूप में तुम्हारे सामने आ गई, और तुम वक्ती तौर पर खुश हो गए कि तुमने उस डर्टी डॉग को मर्डर कर दिया। लेकिन कालका को सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? वो चाहती तो मुझे बोशन के रास्ते से हटा सकती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती, लेडी मकलानस ने तेज़ी से जवाब दिया। जब तक वो कुव्वत जिसे अभी तक मैं भी नहीं देख सकी तुम्हारी मदद कर रही है, दुनिया का कोई तिलस्म, कोई काली ताकत तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। लेकिन अब कालका ने इस वक़्त को भी मुझसे नाराज़ करने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए हैं। मुझे यकीन था कि तुम उस वक़्त से वाकिफ़ हो, उस ताकत से वाकिफ़ हो जिससे अभी तक इनकार करते रहे हो, और मेरा इल्म मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लेडी मकलानस के जवाब पर मुझे अपनी हमाकत का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ, और मैंने जज्बाती तौर पर उस राज को उगलने की गलती कर दी थी।
जिसे मालूम करने के लिए लेडी मकलानस और कालका अगर वो एक ही औरत के दो रूप नहीं थे तो मेरे अंदर दिलचस्पी ले रही थी। बहरहाल मैंने बात बनाने की खातिर पहलू बदल कर कहा, मैंने इस राज के बारे में जो कुछ कहा है वो महज मेरा क्यास है, इसलिए कि अब कालका खुलकर मेरी मुखालफत पर आमादा है। पहला ऐसा नहीं था। अब वो बोशन की पुष्ट पनाही कर रही है, पहले उसने उसकी जुर्रत नहीं की थी। बहरहाल तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दिल कभी किसी बात की गलत गवाही नहीं देता। गलतफहमी का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ये मैं नहीं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अजीज इस ख्याल को ज़हन से खुर्च कर निकाल दो कि मैं और कालका एक ही अमीज के दो साए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। क्या तुम बता सकती हो कि कामनी दत्त ने मुख्तलिफ बयानात क्यों दिए? तुम उसे मेरी मौजूदगी में फ़ोन करो। इस बार शायद वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दे, इसलिए कि अब तक उसने जो बयानात दिए हैं उसमें कालका की गंदी कुव्वत का दखल था। तुम्हारा इल्म गीता के बारे में क्या कहता है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मुझे आजमाने की कोशिश कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोली। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम साधना के रूप में गीता से मिल चुके हो? क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि साधना या गीता को इस बात का इल्म है कि बोशन अभी तक जिंदा है? हाँ, जब तक वो मर नहीं जाता गीता की रूह तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। हो सकता है कि अब वो तुमसे किसी दूसरे रूप में मिले। बोशन के बारे में तुम्हारी क्या पेशगोई है? मैंने पहलू बदल कर पूछा। क्या उसकी मौत मेरे हाथों नहीं होगी? मुझे मजबूर ना करो मेरे बच्चे। जो बातें लिख दी गई हैं वो अपनी जगह अटल होती हैं, लेकिन उसका कबल अज वक़्त बयान करना मुनासिब नहीं होता। बहरहाल तुम इस बात पर यकीन रखो कि बोशन के मुकाबले में तुम्हें मायूसी का सामना नहीं होगा। वो शख्स जो सराज की मौजूदगी में मेरे पास आया था वो कौन था? वो 100% बोशन ही था, लेकिन उसके ज़हन पर कालका का राज था। क्या तुम कालका के मुकाबले पर मेरी मदद कर सकोगी? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। इसका जवाब आने वाला वक्त तुम्हें देखा, उसने सपाट लहजे में कहा और फिर बोली, अब मैं जा रही हूँ मेरे अजीज़, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल हमेशा रहेगा। मैं तुमसे कभी दूर नहीं होती। रुकी और उसके गुरोह के अफराद बोशन के इशारे पर मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। फिक्र मत करो, रुकी के सिलसिले में भी तुम एक हसीन और खूबसूरत तजर्बे से दो चार होने वाले हो। और फिर इससे बेशतर कि मैं कुछ कहता। लेडी मकरानस छोटे छोटे कदम उठाती मेरे दफ्तर से बाहर चली गई और मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता उसकी आमद ने मेरे ज़हन को फिर उलझा दिया। कामनी दत्त के सिलसिले में उसने कहा था कि शायद वो दूसरी मुलाकात पर मुझे सिरे से पहचानने से ही इनकार कर दे, इसलिए कि उसने मुख्तलिफ अफराद को बोशन के सिलसिले में जो मतजाद बयान दिए थे उसमें कालका की गंदी कुव्वतों का दखल था। लेकिन कामनी दत्त को इस तरह काबू करने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो अपने कहे के मुताबिक गुज़श्ता 8 साल से बोशन के दफ्तर में मुलाजमत कर रही थी तो उसे यकीनी अपने बास की स्याह करतूतों का इल्म भी ज़रूर रहा होगा। लेडी मकलानस के बयान के मुताबिक तस्दीक की खातिर मैंने रसूल उठाकर बोशन की PA के नंबर डायल किए। फ़ोन खुद कामनी दत्त ने ही रिसीव किया था और मैंने उसकी आवाज़ पहचानने में हर चंद कोई गलती नहीं की। फिर भी तस्दीक की खातिर पूछ लिया कि आप कामनी दत्त बोल रही हैं? जी हाँ, मैं शहबाज खान बोल रहा हूँ। मैंने अपना तारफ़ कराया। बास इस वक्त मसरूफ़ है और मुझे कोई कॉल थ्रू ना करने की सख्ती से हदायत की है। आपने गालबन मुझे पहचाना नहीं। मैंने एक बार आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। हो सकता है, वो सपाट लहजे में बोली। दिन भर सैकड़ों अजनबियों से वास्ता पड़ता है। मुमकिन है शक्ल देखने के बाद मैं आपको पहचान लूँ, लेकिन शायद ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। आप गालबन इस हादसे को भी भूल रही हैं जो कुछ दिनों बेशतर आपके बास को पेश आया था। हादसा? उसने हैरत का इजहार किया। मैं नहीं समझी कि आप किस हादसे की बात कर रहे हैं। उसी रोज़ मैं बगैर वक़्त तय किए मिलने आया था और मिस्टर बोशन ने मुझे 10 मिनट बाद तलब किया था। वो 10 मिनट में मैंने आपके ऑफिस में गुजारे थे और फिर आप ही के कहने पर मैंने वो दरवाज़ा इस्तेमाल किया जो आपके दफ्तर में खुलता है और आपने ही मेरी रहनुमाई की थी। आईसी, उसके लहजे में तलखी शामिल हो गई। आप गालिबन मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बास और मेरे ऑफिस के दरमियान जो दरवाज़ा है उसे मेरे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे बाई द वे, क्या किसी खातून से इस तरह के बेतकल्लफ होने का आप घटियापन नहीं कहेंगे?
और मैंने जवाब देने की बजाय तलमला कर रसूल रख दिया। लेडी मैकलर्नस ने जो कुछ कहा था वो ना सिर्फ दुरुस्त था, बल्कि उसने कामनी दत्त के किरदार को मेरे लिए और पूरी इसरार बना दिया था। मुझे फिर उस खातून का ख्याल आया जिसे 2 बार मैं नदीम के कसीनों में देख चुका था, और उसके और कामनी दत्त के चेहरे के नकूश बड़ी हद तक मिलते जुलते थे। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने की खातर एक ज़रूरी फ़ाइल की वर्कगर्दानी शुरू कर दी। दफ्तर से मेरी 10-12 रोज़ की गैर हाज़िरी की वजह से बेशुमार फ़ाइलें मेरी तवज्जो की मुंतज़िर थीं। मैं खासी देर तक फ़ाइलों को देखता रहा और फिर डायरेक्ट लाइन पर फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने रसूल उठा लिया। मैं मारूख बोल रही हूँ। दूसरी जानब से मारूख की आवाज़ उभरी। बड़े बेमरवत हो गए हो तुम। मैं समझा नहीं, क्यों, क्या तुम्हें अभी तक सराज की तैनाती की इतला नहीं मिली? उसने बेतकल्फ़ी से कहा। तुम्हारी खातर मैंने जानबूझकर उसकी तकर्री उसी इलाके में कराई है जिसमें बोशन का दफ्तर वाक़या है। सॉरी, मैंने उसका मफहूम समझते हुए कहा। शायद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गया था, लेकिन मुझे इल्म है। मारूख ने इस बार संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें जो धचका लगा है मैं उसमें बराबर की शरीक हूँ। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? क्या मैं तुम्हारे दुख दर्द में शरीक होने का कोई इख्तियार नहीं रखती? किस किस दुख में शरीक होगी मारूख? मेरी ज़िंदगी के तो हर मोड़ पर एक दुश्मन घात लगाए बैठा है, मैंने सपाट लहजे में कहा, और यूं भी मौत तो बरहक है। हिम्मत से काम लो शहबाज, मारूख ने बड़ी अपनाई से कहा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। कोई ज़रूरत दरपेश आई तो मैं तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा। झूठ बोल रहे हो, वो फिर बहकने लगी। मुझे अपने ज़राए से इतला मिली है कि रुकी के गिरोह के बदमाश ने तुम्हारे ऊपर कातलाना हमला किया था, लेकिन तुमने मुझे उसकी इतला देने की जहमत भी गवारा नहीं की, और मैंने सराज को हालात से बाखबर कर दिया था। और फिर नतीजा क्या निकला? रुकी के 2 आदमी काम आ गए। तीसरे ने कानून की गिरफ्त से आज़ादी हासिल करने की खातर खुदकुशी कर ली, और हमले में पुलिस का एक आदमी भी ज़ख्मी हो गया जो रेड क्रॉस अस्पताल में पड़ा। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से 2-4 है। तुम्हें इस मामले में इतला किसने दी? मेरे ख़ास आदमियों ने। गोए अब दुनिया नदीम की तरह तुमने भी अपने कुछ कारिंदे मेरी निगरानी पर मामूर कर दिए हैं। मैं उन्हें वापस बुला सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम बोशन का मामला मेरे सुपुर्द कर दो। वो संजीदगी से बोली। मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ 36 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें बोशन के इबरतनाक अंजाम की इतला मिल जाएगी। हो सकता है उसकी मसक शुदा लाश पुलिस को किसी ऐसे कूड़ेदान में पड़ी मिले जहाँ शरीफ और महज़्ज़ब लोग अपने घर की गंदगी डालने से भी परहेज़ करते हैं। नहीं, मेरे लहजे में करख्तगी पैदा हो गई। नदीम ने भी मुझसे ऐसी ही बात की थी, लेकिन मैंने उसे भी मना कर दिया। बोशन मेरा शिकार है और मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म करने की लज्जत से महरूम नहीं होना चाहता। मुझे तुम्हारी शर्त भी मंजूर है, उसने जवाब दिया। मेरे आदमी बोशन की डंडा डोली करके उसे तुम्हारे कदमों में ला डालेंगे और फिर तुम उसे अपनी मर्जी से सज़ा दे सकते हो। प्लीज़ मारूख, मुझसे वादा करो कि तुम बोशन को मेरी खातर घेरने की कोशिश नहीं करोगी। मैं मचान पर बैठकर शेर के शिकार करने वालों को बुज़दिल समझता हूँ। ऐसी सूरत में मुझे इख्तियार है कि मैं तुम्हारे बारे में 1-1 मिनट की खबरें हासिल करती रहूँ। फ़ायदा? मैंने होंठ चबाते हुए कहा। अगर किसी आदशी असला की निकली हुई गोली पर मेरा नाम लिखा जा चुका है तो उसे तुम्हारे आदमी भी नहीं रोक सकेंगे। प्लीज़ मुझे तन्हा हालात का मुकाबला करने दो। इस बात का मैं क्या समझूं? क्या तुम मारूख को अपने आप से अलग समझते हो? नहीं, मैंने दिल पर जबर करके कहा। मैं जल्द ही तुमसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इंतज़ार करते करते तुम्हारी मारूख ख़त्म हो जाए और तुम्हें अपना वादा वफा करने का ख्याल ही ना आए। ऐसा नहीं होगा, मैंने उसे तसल्ली दी। मैं पहली ही फुर्सत में तुमसे मिलने आऊँगा। हो सकता है कि ज़ाती मुलाकात के बाद मैं तुम्हारे ज़िम्मे भी कोई काम कर दूँ। वो दिन मारूख की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशगवार दिन होगा। उसकी आवाज़ बता रही थी कि वह मेरा जवाब सुनकर किसी लबरेज जाम की मानद छलक उठी थी। उसके मिलने जुलने वालों की फहरिस्त नदीम की इतला के मुताबिक खासी तवील थी, लेकिन मेरे अंदर उसे ना जाने क्या बात नज़र आ गई कि वह मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अजब की कमाश औरत थी और सुलेमान शाह से उसका रिश्ता जिन बुनियादों पर कायम था वो भी कुछ कम हैरान को नहीं था। दोनों एक दूसरे की खिलवत कदों के रंगीन वाक़यात से वाकिफ़ थे, लेकिन उन्होंने तयशुदा मुआहदे के तहत
कभी एक दूसरे की निजी जिंदगी और मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी। और कभी कभी कुर्सी और ताकत की हवस इंसान को इस कदर अंधा भी कर देती है कि उसे अपने कद बुलंद करने के सिलसिले में अपनी इज्जत व आबरू भी दांव पर लगानी पड़ती है। इक़्तिदार की भूख और कुर्सी का नशा इंसान को इतना बेखुद कर देता है कि वो शराफत की तमाम कदरों को भी यकसर फरामोश कर देता है, और फिर उसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। खुद गर्जी के धारे में बहने के अलावा किसी और बात की फिक्र लायक नहीं होती। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने कुछ सोचकर करीम से सुलेमान शाह की कोठी पर चलने को कहा, तो उसने बस एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरे हुक्म की पैरवी में उसने इमारत से बाहर निकलने के बाद गाड़ी का रुख उसी सिमत मोड़ दिया। और मैं महसूस कर रहा था कि शायद करीम को मेरी ज़ुबान से सुलेमान शाह का नाम सुनकर हैरत हुई थी। तुमने नदीम से मेरे बारे में क्या शिकवा किया था? मैंने करीम से दराफत किया। शिकवा? मैं समझा नहीं साहब। मैं उस रोज़ की बात कर रहा हूँ जब बोशन के दफ्तर जाते वक्त मैं तुम्हें अपने हमरा नहीं ले जा सका। मैंने शिकवा नहीं किया था साहब, लेकिन मुझे दुख ज़रूर हुआ था। वो बड़े खरूस से बोला, अगर खुदा ना करे आपको कोई खतरा पेश आता तो मेरे ज़मीर मुझे कभी मुआफ़ ना करता। नदीम ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं आइंदा तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूं। ये मेरी इज्जत अफजाई होगी साहब। जिस वक़्त रुकी और उसके आदमी ने मुझ पर हमला करने की खातर इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी, उस वक़्त तुम कहाँ थे? मैंने कुछ सोच कर दरियाफ़त किया। मैं गाफिल नहीं था साहब, उसने संजीदगी से जवाब दिया। इत्तफाक ही था कि जो सरार साहब के आदमी ने ऐन वक्त मुझसे टकराने की कोशिश की, और जब मैं उसका निशाना ले रहा था उसकी किस्मत अच्छी ही थी जो वो बच कर निकल गया। बहरहाल मुझे खुशी है कि मैं उसके 2 आदमियों को ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया। राजा की मुश्कें कसने की कोशिश अगर पुलिस ने ना की होती तो वो भी मेरे हाथों काम आ जाता। तुम्हें किसी ने फायरिंग करते वक्त देखा तो नहीं? मैं कच्चा काम करने का आदी नहीं हूँ साहब, आइंदा एहतियात रखना, मैंने उसे मशवरा दिया। अगर मुझ पर कातराना हमला करने वाले जिंदा हाथ आ जाएं तो उनसे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है जनाब? क्या यह हमला मिस्टर बोशन के इशारे पर किया गया था? हो सकता है, मैंने गैर यकीनी से जवाब दिया। रुकी के बारे में क्या हुक्म है आपका? क्या मतलब? मैं उसके एक और 2 ठिकानों से वाकिफ हूँ, करीम ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। उसकी कुछ ऐसी निशानियां हैं कि वो ख्वाह किसी रूप या मेकअप में हो मेरी निगाहों से खुद को पोशीदा नहीं रख सकता। आप इजाज़त दें तो मैं उसी जाल में फांसने की कोशिश करूं। फिलहाल मैं अपने आदमियों को इन मामलों से दूर ही रखना चाहता हूं। कोई ख़ास वजह? हाँ, मैं चाहता हूं कि पुलिस इसका सुराग लगाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। पुलिस? करीम मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। पुलिस जिन बदमाशों और हिस्ट्री शीटों से भत्ता लेती है, अपने मफाद की खातर उन्हें पुलिस रेड की इतला कबल अज वक़्त फराहम कर देती है। सरार साहब के बारे में मुझे मालूम है कि उनके हाथ उजले कपड़ों की तरह साफ हैं, लेकिन वही मसाल है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम दूर दूर रहकर रुकी और उसके साथियों पर नज़र रखो और मुझे उससे मतला करते रहो। मैं कोशिश करूंगा कि उसे जिंदा गिरफ्तार करा सकूं। उसके लिए भी एक नुस्खा है मेरे पास, करीम थोड़े तवक्कुफ से बोला। मैं 1-2 ऐसी लड़कियों से भी वाकिफ हूँ जिनका ताल्लुक रुकी से रह चुका है। हो सकता है कि मैं उनमें से किसी एक को खरीद लूँ। दरअसल रुकी बहुत बड़ा बदमाश होने के बावजूद खूबसूरत और हसीन लड़कियों के सिलसिले में लंगोट का बड़ा कच्चा वाक़या हुआ है, और मेरा दिल कहता है कि किसी दिन उसकी कोई दाश्ता ही उसकी बर्बादी का सबब बन जाएगी। तुम्हें रुकी के बारे में इतनी सारी मालूमात किस तरह हैं? मैंने करीम को खरीदने की कोशिश की। मालूमात रखनी पड़ती है साहब, वरना रुकी जैसा कीना परवर एक मामूली सी शक पर भी किसी को मौत के घाट उतार सकता है। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात पूछूं साहब? उसने थोड़े तवक्कुफ से कहा। कि आप इस वक्त रुकी ही के सिलसिले में सुलेमान शाह की कोठी पर जा रहे हैं? क्या कहना चाहते हो? मैंने करीम को तेज नजरों से घूरा। मुझे अपने मामलात और निजी जिंदगी के बारे में उसका दखल गुनाह गुजरा था। अगर आपको मेरी बात नागवार गुजरी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका नमक खा रहा हूँ, इसलिए आपसे दगाबाजी भी नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं, मैंने बदस्तूर उसे घूरते हुए कहा। मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ साहब, लेकिन एक बात आपको बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ, करीम ने दबी जुबान में कहा। किसी ज़माने में रुकी का भी सुलेमान शाह के घर बहुत आना जाना रह चुका है, और मुझे मालूम है कि सुलेमान शाह भी
दूसरे बड़े आदमियों की तरह गुंडे और बदमाश लोगों की सरपरस्ती करने पर मजबूर है, और यही लोग वक्त आने पर उनके काम आते हैं। सुलेमान शाह किस्म के ऊंचे लोग अगर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करना छोड़ दें तो उनकी अपनी जिंदगी के लाले पड़ जाते हैं। मेरा इशारा मिसेज सुलेमान शाह की तरफ था। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। ये इन दिनों की बात है जब रुकी ने बदमाशी के पेशे को नहीं अपनाया था, सिर्फ पहलवानी करता था, लेकिन फिर गलत चक्रों में पड़कर उसने जिंदगी का मनफी पहलू इख्तियार कराया। और मेरा ख्याल है कि तुमने उस मैदान की अच्छी खासी सैर की हुई है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा साहब, लेकिन नदीम साहब की मुलाकात के बाद मैं सिर्फ उन्हीं के गिरोह का एक रूह उनका ही होकर रह गया हूँ। क्यों, ऐसी क्या खास बात है नदीम साहब में? वो हजारों खूबियों के मालिक हैं जनाब। अगर ऐसा ना होता तो वो इतनी आसानी से कसीनो ना चला रहे होते। पहले तो तुमने कहा था कि तुम नदीम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। उसकी वक्त की बात और थी जनाब, लेकिन अब नदीम साहब ने मुझे यही हुक्म दिया है कि आपसे हमेशा सच बोलने की कोशिश करूं। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि अचानक एक रक्षा मेरी गाड़ी के रास्ते में आ गया और उसने गाड़ी को क्रॉस करके बाएं जंड मुड़ने की कोशिश की थी, मगर शायद वो गाड़ी की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगा सका। करीम ने उसे बचाने की कोशिश की। उसने फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकनी चाहिए और उसे अपने इरादे में कामयाबी भी हो गई थी, लेकिन सड़क गीली होने के सबब टायर रपट गए और फिजा में ब्रेक लगने के बाद पहियों की चरचराहट की आवाज गूंजी और फिर हल्का सा धमाका हुआ। गाड़ी फिसलन की वजह से किसी मस्त हाथी की तरह लहराती हुई पूरी शिद्दत से रक्षे से टकराई और फिर टक्कर की पुरशोर आवाज के साथ ही रक्षा बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। मैं और करीम दोनों ही बीक वक्त गाड़ी से उतरकर रक्षे की तरफ लपके। राहगीरों का अच्छा खासा हजूम हमारे गिर्द जमा होने लगा। खुदा का शुक्र था कि रक्षे वाले को ज्यादा जख्म नहीं आए, लेकिन उसके अंदर जो लड़की मौजूद थी वो शायद इस अचानक हादसे से बेहोश हो चुकी, और राहगीरों ने रक्षे वाले की हमायत में आवाज बुलंद करने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं थी, गलती ख्वाह किसी की भी हो, लेकिन हजूम हमेशा कमजोर पार्टी की तरफ से बोलता है। बहरहाल रक्षे वाला शरीफ ही था जो उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली, और मैंने हालात के पेशे नजर पर्स से कुछ रुपए निकाल कर रक्षे वाले को दिए, और फिर करीम ने मेरी हदायत पर लड़की को उठाकर पिछली सीट पर डाला और तेजी से करीबी अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। मैं करीम के साथ अगली नशस्त पर आ गया। लड़की चौंका बुरके में थी, इसलिए मैं फौरी तौर पर उसकी शक्ल नहीं देख सका, लेकिन अब उसका चेहरा मेरे सामने था। उसके खदुखाल कभी यकीनन खूबसूरत और बेहद हसीन रहे होंगे, लेकिन अब उसका चेहरा बुरी तरह झुलस कर रह गया था। शायद किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी खूबसूरती को बेहानक बना दिया, और पेशानी के ऊपर भी कुछ बाल झुलसे हुए थे और पूरे चेहरे की खाल ने सिकुड़कर कुछ अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। लेकिन उसके जिस्मानी नशीबो फराद अब भी खूबसूरत थे। उसकी उम्र 25-26 से ज्यादा नहीं थी और वह बेदस्तूर बेहोशी की हालत से 2-4 थी, लेकिन मजलूमियत की एक तवील दास्तान उसके चेहरे पर रकम थी। शायद किसी ने इत्तफाकन उसके चेहरे को मसख करने की कोशिश की थी, और पुलिस की मुलाजमत के दौरान में इस किस्म की कई कहानियां मैं सुन चुका था, जब किसी नाकाम आशिक ने दिल बर्दाश्ता होकर या अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी ना होने की सूरत में लड़की की खूबसूरती बिगाड़ दी। और वो लड़की जो इस वक्त मेरी गाड़ी की पिछली नशस्त पर पड़ी थी, उसके चेहरे की कैफियत भी अपने अंदर किसी के जुल्म की दास्तान छुपाए हुए थी। करीम बड़ी एहतियात से गाड़ी ड्राइवर कर रहा था, और फिर उससे बेशतर कि हम लड़की को तभी चेकअप या इलाज की गरज से किसी अस्पताल तक ले जाते, वो होश में आ गई और एक लम्हे तक वो जल्दी जल्दी पलकें झपकाती रही और फिर यकलख्त उठ बैठी। खुद को 2 आदमियों के साथ एक गाड़ी में देखकर उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा, और फिर वो जल्दी से अपने बेहानक चेहरे को बुरके की नकाब से छुपाते हुए नफीफ आवाज में बोली, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। उसकी आवाज कांप रही थी। परेशान मत हो, मैंने उसे तसल्ली दी, तुम इस वक्त महफूज हाथों में हो। मैं शायद रक्शे में सफर कर रही थी, फिर इस गाड़ी में किस तरह आ गई? वो अब भी मुझे सहमी सहमी निगाहों से देख रही थी।
तुम्हारा रक्षा गलती से उलट गया था और तुम बेहोश हो गई, इसलिए हम फौरी तौर पर तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने नरमी से कहा। नहीं, वो बदस्तूर खौफजदा नजर आ रही थी। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं कहीं उतार दो, मैं दूसरा रक्षा पकड़ लूंगी। कहाँ जाना चाहती हो? तुम कौन हो? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय दबी जुबान में पूछा। घबराओ मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अगर तुम मेरे हमदर्द हो तो मुझे किसी करीबी थाने तक पहुंचा दो। थाने? मैं चौंका। क्या तुम किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हो? हाँ, मेरी जिंदगी को खतरे में है। उसकी आवाज़ भर्रा गई और मेरे दुश्मन शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे लगे हैं। मैं अगर उनके हाथ आ गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। लेकिन वो कौन लोग हैं और तुम्हारे दुश्मन क्यों बन गए? मैं पुलिस के अलावा अब अपने अहम राज किसी और को नहीं देना चाहती। किसी ज़माने में मेरा तल्लक भी पुलिस के महकमे से रह चुका है। मैंने कहा कि तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। अगर तुम्हारा ताल्लुक महकमा पुलिस से रह चुका है तो तुम डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिराज को भी जरूर जानते होगे। ठीक है, मैंने सिराज का नाम सुनकर उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। मैं तुम्हें सिराज से मिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा थाने जाना मुनासिब नहीं होगा। वो मुझे घूर कर रह गई। उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और मैंने गाड़ी वापस दफ्तर की तरफ मुड़वा ली। और फिर किस्मत अच्छी थी जो सिराज भी दफ्तर में मिल गया और मेरे कहने पर वो 15-20 मिनट बाद ही मेरे ऑफिस आ गया। लेकिन लड़की पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जैसे उसे बहुत दिनों से उसकी तलाश हो। लड़की की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। शायद वो भी सिराज को पहले से जानती थी। तुम्हारा नाम गालबन बानो है। सिराज ने एक कुर्सी संभालते हुए लड़की को घूरा। 1 मिनट। मैंने सिचुएशन को संभालने की खातिर दखल अंदाजी की और सिराज को हादसे से लेकर दफ्तर आने तक की तमाम तफसील बता दी। और मेरी गुफ्तगू सुन लेने के बाद सिराज के चेहरे के तनाव में कमी आ गई। अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो मैं एक बार तुम्हें रुकी के साथ एक मकामी क्लब में भी देख चुका हूँ। सिराज ने बराह रास्त बानो से कहा। हाँ, मैं एक बार रुकी के साथ वहां जाने पर मजबूर हो गई थी। और तुम मुझसे मिलकर क्या राज बताना चाहती थी? मेरा असली नाम दिलशाद है। मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे। कि अब नहीं है? सिराज ने तेजी से सवाल किया। नहीं, वो होंठ काटती हुई बोली। जब तक दिलशाद जिंदा थे वो भी जिंदा थे, लेकिन मेरी बानो बनने के बाद मेरे वालिद ने गैरत का भरम कायम रखने की खातिर खुदकुशी कर ली और फिर उसी सदमे ने मेरी माँ का साया भी मुझसे छीन लिया। एक भाई था जिसे उस वक़्त गोली मार दी गई जब उसने मुझे अगवा होते वक़्त बचाने की कोशिश की थी। आईसी सिराज ने पहलू बदलकर उसे गौर से घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। पहली बार मेरे लिए जो रिश्ता आया वो राशिद खान का था, जो सिर्फ पहलवानी करता था। उस वक़्त तक वह रुकी नहीं बना था। और बानो ने आहिस्ता से कहा। मेरे वालिद ने उस रिश्ते को मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए कि हम दोनों की उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसके अलावा मेरे वालिद के वाकफ़कारों ने यह भी बता दिया कि राशिद खान खूबसूरत लड़कियों का रसिया है और जिसके पीछे पड़ जाता है उसे अपनी हवस का निशाना बनाए बगैर नहीं छोड़ता। और मेरे वालिद के इनकार करने के बाद राशिद खान और उसके गुर्गे हमारे दुश्मन बन गए। मेरे वालिद ने मुझे स्कूल से उठा लिया और उन्हें डर था कि कहीं वो लोग मुझे रास्ते से ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश ना करें। और 1 साल तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। और फिर खुद वालिद साहब ने मेरी वालदा को ये बात बताई थी कि राशिद खान ने उखाड़ा छोड़कर गुंडागर्दी का पेशा अख्तियार कर लिया है। वो राशिद से रुकी बन गया और मेरे घर वालों का ख्याल था कि रिश्ते से इनकार कर देने के बाद वो हमें भूल चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें इस बात का अंदाज़ा उस रोज़ हुआ जिस रोज़ रुकी और उसके साथी दिन दहाड़े आतशी हथियार लिए दंदनाते हुए हमारे घर में दाखिल हुए। वो मुझे अगवा करने की गरज से आए थे और मेरे भाई की गैरत जाग उठी। वो मुझे बचाने की खातिर रुकी से उलझ गया, लेकिन रुकी के साथियों ने उसे ज़मीन पर गिराकर गोलियों से उसका मासूम जिस्म छलनी काट डाला। 2 आदमियों ने मेरे वालिद और वालदा के सीनों पर बंदूक तान रखी थी। रुकी ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर कंधों पर डाला और फिर बाहर आकर एक बंद गाड़ी में डाल दिया जहां उसके 2 साथी पहले से मौजूद थे। और मौत के खौफ और भाई की जवान मौत के सदमे ने मुझे गंग कर दिया था। बानो की आवाज़ भर्राने लगी तो मैंने उठकर उसे पानी दिया।
पानी पीने के बाद भी वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही और फिर बोली, मैंने राशिद या रुकी के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, उससे शादी करने पर आमादा हो गई, लेकिन जिसे आम चोरी करके खाने की लत पड़ जाए वो बाजार से उसे खरीद कर नहीं खाता, और मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकी। रुकी ने मेरे इस गरूर को रौंद डाला जो मुझे माँ बाप की जिंदगी में हासिल था। रुकी और उसके दो साथी मेरी आबरू को अपने पैरों तले कुचलते रहे और मैंने कई बार खुदकशी की कोशिश की, लेकिन रुकी के आदमी मेरे सिलसिले में इस तरह मोहताज थे कि मुझे मरने की मोहलत भी ना मिल सकी। और फिर एक दिन मेरी मौजूदगी में रुकी ने अपने साथियों से कहा था कि वह मेरे इवज किसी बड़े मालदार आदमी से खासी लंबी रकम ले चुका है, और दूसरे दिन मुझे ज़बरदस्ती एक आलीशान कोठी के तहखाने में पहुंचा दिया गया जहां दो लड़कियां पहले से मौजूद थीं और उनका हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। वो भी अपनी मौत के हवाले करने पर आमादा थी, लेकिन वहां भी हमें एक लम्हे को भी तनहा नहीं छोड़ा गया। मैं 3 रोज तक उस तहखाने में बंद रही और फिर मुझे उस मालदार शख्स की ख्वाबगाह में ज़बरदस्ती पहुंचा दिया गया जो नशे की हालत में पूरी तरह धुत था। रुकी की तरह उसने भी मुझे लूटा और फिर मेरी खूबसूरती से मुतासर होकर कहने लगा कि अगर हमें वहां से भागने का ख्याल मैं तर्क कर दूं और उसके लिए काम करने पर आमादा हो जाऊं तो मुझे इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ दे सकता है। और मैंने कुछ सोचकर उसका कहा मान लिया। मेरा इरादा था कि उसे कुछ दिनों तक एतमाद में रखने के बाद मुझे फरार होने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। उस मालदार और बड़े आदमी का नाम क्या है? सिराज ने पूछा। बोशन जोसेफ, उसने सर झुकाकर दबी जुबान में कहा। तो सिराज के अलावा मैं भी चौंके बगैर ना रह सका। उसने तुम्हें किस काम की पेशकश की थी? इस बार सिराज की बजाय मैंने सवाल किया। नाजायज तजारत में हाथ बटाने की, लेकिन तरीक़ेकार इस कदर अजियतनाक था कि मैंने साफ इनकार कर दिया। वो नजरें झुकाकर बोली। मेरा इनकार सुनकर उसने दीवानों की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसके हंसने का अंदाज भी इस कदर मकरू और खौफनाक था कि मैं सहम कर रह गई। उसका ख्याल था कि मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज है, चुनाचा उसने उसी रोज़ को रुकी को तलब करके मुझे उसके हवाले कर दिया और ताकीद की कि मेरी खूबसूरती और चेहरे को इस तरह मसक कर दिया जाए कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहूं। रुकी किसी दरिंदे की तरह मुझे उसी रात आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं ले गया। मेरे हाथ पुश्त पर करके इस तरह बांध दिए गए कि मैं आंखों की पट्टी खोलने से कासर थी। उसी रात रुकी के एक साथी ने मेरा ये हाल कर दिया। उसने शायद मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका था। मैंने आंख बंद ना की होती तो शायद उससे भी महरूम हो जाती। मुझे उस तकलीफ से मर जाना चाहिए था। 1 हफ्ते तक मैं कच्चे फर्श पर पड़ी चीखती चिल्लाती रही और फिर जख्म की टेसें कम होने लगी। मुझे सिर्फ एक वक्त खाना दिया जाता था। बानो ने एक सर्द आह भरकर दोबारा कहना शुरू किया। 2 माह बाद रुकी ने मुझे दोबारा बोशन के रूबरू पेश किया और मुझे देखकर उसने नफरत का इजहार नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर कहा था, अब मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर उसके लिए खिदमात अंजाम दे सकती हूँ। और मेरे चेहरे की कैफियत दूसरों के दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी थी, और बोशन का ख्याल था कि हमदर्दी के इस जज्बे की आड़ में उसके लिए ज़्यादा कार आमद साबित हो सकती हूँ। और मैंने इस बात का इनकार नहीं किया कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान बड़ी से बड़ी अजियत बर्दाश्त कर लेता है, और मुझे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रह गया था। लेकिन मैंने अहद कर लिया कि मैं अपने दुश्मन को कैफरे करदार तक पहुंचाने के बाद ही दम लूंगी। मैंने बोशन के लिए काम शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो पकड़ी नहीं गई। एक बार शक की बुनियाद पर मुझे कस्टम के अमले ने ज़ेर हिरासत लिया था, लेकिन बोशन के एक ही फ़ोन ने पूरे कस्टम के महकमे में खुलबली मचा दी। मैं मुजरम होने के बावजूद बाइज्जत तौर पर छोड़ दी गई और मैंने बज़ाहिर हालात से समझौता कर लिया, इसलिए कि मेरे ऊपर आयद पाबंदियां भी कम होती गईं और मेरा बेहानक और काबिल रहम सूरत बोशन के लिए वाकई बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। मेरे अलावा एक आदमी और भी था जो बोशन के लिए काम करने पर मजबूर था। बोशन ने उसकी बीवी को यरगमाल बना रखा था, शायद गीता नाम था उसका। बड़ी खूबसूरत और हसीन औरत थी। उसका हुस्न ही उसे ले डूबा, और बाद में गीता ही ने मुझे बताया कि शायद बोशन के आदमियों ने उसके सुहाग को हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया। और बानो की कहानी हमारे लिए खासी कार आमद थी। उसमें कहीं कहीं कोई झूल नज़र नहीं आया और कुदरत ने महज हादसाती तौर पर उसे हमसे मिला दिया, और मेरा ख्याल था कि वह हमारे लिए बहुत कार आमद साबित हो सकती थी। तो मैं बोशन जैसे शातिर आदमी के चुंगल से
فرار ہونے کا موقع کس طرح مل گیا؟ سراج نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا۔ ایک بدیسی عورت کو میری حالت پر رحم آ گیا، بانو نے کہا۔ وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے، بوشن کے لیے وہ بھی بڑی کارآمد ہے اور اس کے ذریعے بوشن ہمارے ملک کا کوئی راز کسی اور ملک کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا ہے۔